हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स का एक और नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो काइंडली पहले उसे देख लें ताकि आपको इस एपिसोड की समझ आ सके। और पिछले सीजन भी हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन बच्चों के विलेज पर बाढ़ आ गई थी वो बच्चे अपनी मदर की ग्रेव के पास बैठकर रो रहे होते हैं। वो दोनों बहन भाई वहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ बहन अपने भाई से कहती है कि जैसे मदर मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के गई, क्या तुम भी फ्यूचर में मुझे ऐसे अकेला छोड़ कर जाओगे। जहाँ उसका भाई कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हर वक्त किसी भी पल तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे बस याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहते ही सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनपैरेलल का किंग और उसका एक मास्टर अपने ओल्ड मास्टर को पैलेस में देख रहे होते हैं, जहाँ उसका ओल्ड मास्टर कुछ बातें सोच रहा होता है। जहाँ वो सोचता है कि अगर मैं वो फाइट नहीं हारता तो आज मेरा नाम हर जगह होता और मैं कितना बुद्धू हूँ, मैं वो फाइट हार गया। ये सोचते ही हम देखते हैं उस मास्टर को जो कहता है कि मैं इतनी जल्दी अब हार नहीं मानने वाला, मेरे पास एक और मौका है, मैं ज़ोयू सिटी जाऊंगा और उस डिसाइबल से अपना बदला जरूर लूंगा। ये कहते ही हम उस मास्टर को देखते हैं जो बाहर निकलता है, जहाँ उस डिसाइबल और वहाँ अनपैरेलल का किंग खड़े होते हैं। जहाँ हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो तेजी से उस पैलेस से बाहर जा रहा था। वहीं पर खड़ा किंग मास्टर से कहता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। जहाँ उसका मास्टर कहता है कि बच्चे मेरी बात सुनो, मैं ज़ोयू सिटी जा रहा हूँ, तुम्हें और किसी को ये मेरी बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना रिवेंज लेने जा रहा हूँ, मैं अपना रिवेंज लेकर ही आऊंगा और तुम्हें मेरे पीछे आने की भी कोई जरूरत नहीं। ये कहकर मास्टर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो किंग अपने खड़े साथ ही दूसरे मास्टर से पूछता है कि मास्टर मुझे बताएं हमारा मास्टर कभी जीत पाएगा या नहीं, ज़ोयू सिटी के डिसाइबल से या उनके मास्टर से। जहाँ वो मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेसी का अंकल ज़ोयू सिटी पहुंच चुका था। जहां वो अंकल बैठा चाय पी रहा होता है, तभी मेसी का फादर आता है और कहता है कि मेसी कहां पर है। जहां उसका अंकल कहता है कि वो मेरे साथ नहीं आई। ये सुनकर मेसी का फादर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने जब तुमसे कहा था कि उसे अपने साथ लेकर आना तो तुम उसे क्यों नहीं लाए। जहाँ अंकल कहता है कि मेरी बात सुने, वो अब बड़ी हो चुकी है, उसे उसकी मर्जी के फैसले करने दे। उसने मुझसे कहा उसे अब पूरा वर्ल्ड देखना है, उसने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है, उसने पूरी दुनिया घूमनी है, मैं उसे कैद करके नहीं रख सकता। अब की तरह आप तो बहुत जालिम है, आपने उसे कैद किया हुआ था इसीलिए वो अब यहाँ पर वापस नहीं आ रही। ये सुनकर मेसी का फादर कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं उसके लिए चिंता करता हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, बाकी मुझे क्या, मैं उसे कैद करके क्यों रखूंगा। ये कहकर हम देखते हैं वो लोग मेसी के बारे में बातें करना शुरू हो जाते हैं। जहाँ मेसी का फादर उसके अंकल को बताता है कि उसे बहुत खतरा है उस जगह पर, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग उसे मारेंगे, क्योंकि मेरी दुश्मनी है वहाँ पर। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीवो जी समंदर के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे एक केकड़ा नजर आता है। वो केकड़े से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जहाँ हम देखते हैं वो उसे बाइट कर लेता है। ये देखकर लीवो जी को वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा होता है। लीवो जी कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं लीवो जी उसकी ओर बढ़ता है, मगर वो लीवो जी के हाथ से बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर लेता है अपने आप को। और लीवो जी बहुत ज्यादा ट्राई करता है उसे पकड़ने की, मगर वो उसके हाथ नहीं आ रहा होता। जहाँ लीवो जी केकड़े से कहता है कि अब मैं वचन लेता हूँ कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अभी हम लीवो जी को देखते हैं जो उस केकड़े के पीछे बहुत भागता है, मगर वो केकड़ा लीवो जी के नाक पर अटैक कर देता है। जहाँ हम देखते हैं लीवो जी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तभी वो अपने नाक को पकड़कर खड़ा ही होता है कि वहाँ अचानक एक लड़की आ जाती है जो उस केकड़े को अपने हाथ से उठा लेती है और लीवो जी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बीच में पहली दफा आए हो। जहाँ लीवो जी कहता है कि हाँ मैं तो पहली दफा आया हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पहली दफा आया हूँ। हाँ, वो लड़की कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारी हरकतों से ही तो मुझे पता चल रहा है कि तुम पहली दफा आए हो। जहाँ तुम एक क्रैब को नहीं पकड़ सकते, वहाँ मुझे अंदाजा ही हो गया था कि तुम पहली दफा आए हो, बल्कि तुम इस क्रैब को भी पहली दफा ही पकड़ रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ ना। ये सुनते ही लीवो जी वहाँ पर थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा नर्वस था, इसीलिए बस मैं इसको पकड़ नहीं पाया। ये कहते ही हम देखते हैं लड़की अपना मुंह उस साइड करती है और लीवो जी को बताने लगती है कि इस क्रैब को कैसे पकड़ते हैं और इसकी ट्रिक्स क्या हैं। अभी हम लीवो जी को देखते हैं जो उसके पास अपना हाथ ले जाता है और वो उसके हाथ पर ही बाइट कर लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि लीवो जी को उधर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, मगर लीवो जी उस लड़की के सामने अपने को बहादुर दिखाने के लिए रुक जाता है और कहता है कि ठीक है अब मैं समझ गया। जहाँ वो पीछे अपना हाथ करके उस केकड़े के बाइट से अपना हाथ बड़ी मुश्किल से छुड़ाता है और लड़की से कहता है कि क्या मुझे आप अपना नाम बता सकती हैं। जहाँ वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जियांजू है, तुम मुझे
प्यार से जहन बुला सकते हो। ये कहते ही वो अपना मास्क भी उतार लेती है और कहती है कि मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है, तुम भी तो मुझे अपना नाम बताओ, या सिर्फ मैं ही अपना नाम बताती रहूं। जहाँ लीवो जी कहता है कि नहीं नहीं मेरा नाम लीवू जी है और तुम मुझे प्यार से ली बुला सकती हो। जहाँ वो लड़की कहती है कि नहीं मैं तो लीवो जी ही पुकारूंगी, मैं तुम्हें प्यार से ली क्यों पुकारूं। ये सुनते ही लीवो जी कहता है कि ठीक है मुझे एक बात बताओ कि हमें यहाँ पर नजदीक कहाँ से सी फूड अच्छा और फ्रेश मिल सकेगा। जहाँ वो लड़की कहती है कि इतने बेवकूफ हो, तुम्हें फिश मार्केट में ही फ्रेश सी फूड मिल सकेगा, यहाँ पर तो थोड़ी मिलेगा ना, ये तो एक बीच है ना पागल। या तुम्हें अगर कोई इस जगह पर फिशमैन नजर आ गया उसे बोल दो, वो तुम्हें निकाल कर दे देगा। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, मुझे नहीं लगता कि कोई फिशमैन आज आएगा। अगर मैं जा रही हूँ फिश मार्केट, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। ये कहते ही लीवो जी जेंगजू से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ बुलाने के लिए। तभी वो उस क्रैब को नीचे रखता है और कहता है कि मिस जेंगजू मेरा इंतजार करें, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो दोनों फिश मार्केट पहुँच गए होते हैं। जहाँ लीवो जी जेंगजू से कहता है कि ये फिश कितनी ज्यादा क्यूट है। जहाँ जेंगजू कहती है कि इसे हाथ मत लगाना, ये बहुत क्यूट है मगर ये उतनी ज्यादा ही डेंजरस। मगर लीवो जी उसकी बात कहाँ सुनता है, वो उस फिश को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथों में रख लेता है और कहता है कि इस पे कितने प्यारे प्यारे डॉट्स बने हुए हैं। जहाँ जेंगजू कहती है कि ये पफर फिश है, ये ओशंस में रहती हैं और अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें कोई टेक्निक से इसे खाना होगा। अगर तुमने इसको टेक्निक के बगैर खा लिया तो ये एक पॉइजन है, इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। ये सुनते ही लीवो जी उस फिश को वापस पानी में फेंक देता है और कहता है कि नहीं थैंक यू, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं समझा ये क्यूट मछली है, ये प्यारी भी है, ये खाने में भी स्वादिष्ट होगी, मगर तुम तो कह रही हो ये एक पॉइजन वाली फिश है। ये कहते ही हम देखते हैं जेंगजू आगे जाती है और नेक्स्ट फिश को दिखाती है लीवो जी को और कहती है कि ये देखो इस पर जो स्पॉट लगे हुए हैं ना, ये टाइगर के तरह के स्पॉट लगे हुए हैं, इसीलिए इसको टाइगर फिश कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा टेंडर है, ये भी आपको डीप ओशन में मिलेगी लीवो जी। यहाँ लीवो जी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि डीप सी यानी के सांशी आइलैंड के पास। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर बैठा जो अपनी फिश को सेल कर रहा था वो आदमी कहता है कि जेंगजू मेरी बात सुनो बेटा, ये जो तुम्हारा रिलेटिव है ना इसे यहाँ से ले जाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसे कुछ भी नॉलेज नहीं। जहाँ वो लड़की लीवो जी से कहती है कि लीवो जी मेरी बात सुनो, एक शिप जो होती है ना वो भी 3 से 4 दिन लेती है डीप सी पर पहुँचने के लिए और वहाँ पर कोई भी जमीन नहीं है, वो बीच में सिर्फ एक सी ही है और बहुत गहरा सी है। और जो तुम सांशी आइलैंड की बात कर रहे हो वो भी है मगर वो थोड़ा दूर है, ये वाला नजदीक है, इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं, उसमें तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है श्याओसो को, जहाँ श्याओसो अपनी लिटिल फिजिशियन के साथ बैठा होता है। श्याओसो कहता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, इस प्लेस का नाम क्या टाइड वॉच है। ये सुनते ही वहाँ पर वो लड़की कहती है कि टाइड वॉच वो क्या है, तुम पागल तो नहीं श्याओसो, मैं कुछ समझ भी आ रहा है, तुम होश में हो ना श्याओसो। ये कहते ही वो लड़की वहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, हम मनी के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे। और वो एक बहुत जोरदार चीख मारती है और कहती है कि मुझे मनी चाहिए अब। जहाँ श्याओसो से कहता है कि आप बस करो, इतनी जोर से भी चीख नहीं मारो कि मेरे कान फट जाए, हमें मनी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। मेरे 400 टेल सिल्वर कॉइन्स उस लीवो जी के पास हैं उधार, वो मुझे वापस जैसे ही कर देगा मैं उससे कुछ कॉइन्स तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हारी फीस बनती है मेरा इलाज करने के लिए। जहाँ वो लड़की फिर से गुस्से में आ जाती है और लिटिल फिजिशियन कहती है कि मैंने तुमसे फीस मांगी है क्या जो तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। ये कहते ही वो वहाँ पर रखी चेयर से धूल उड़ाने की कोशिश करती है, जहाँ धूल उसके ही नाक में घुस जाती है और वो छींकने लग जाती है। और तभी वहाँ पर टांग ल्यांग आ जाता है और कहता है कि ये कैसी छींकने की आवाजें हैं, मुझे लगता है कि अब श्याओसो के साथ साथ लिटिल फिजिशियन तुम भी बीमार हो चुकी हो। ये कहते ही टांग ल्यांग अंदर आता है और श्याओसो से कहता है कि श्याओसो मेरी बात सुनो, लीवो जी अभी तक वापस नहीं आया, मुझे उसकी चिंता हो रही है, वो कहाँ निकल गया है, जबकि मैंने उसे कहा था कि जल्दी वापस आ जाना मगर वो अभी तक नहीं आया। ये कहते ही श्याओसो टांग ल्यांग से कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी हम उस लिटिल फिजिशियन को देखते हैं जो कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, ये लीवो जी कब आएगा और हमारे लिए बहुत अच्छा खाना लाए ताकि हम उसको खाकर अपना पेट भर सके। मुझे नहीं लगता कि लीवो जी हमारे लिए कुछ लाएगा भी। ये कहते ही हम वहाँ श्याओसो को देखते हैं जो कहता है कि भूल जाओ उस छोटे पागल के इंतजार में रहना, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ लाएगा, हम ही यहाँ पर भूखे ही मर जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये समंदर का पानी पी लो, अगर बचना हुआ तो हम बच जाएंगे वरना हम मर जाएंगे। तभी टांग ल्यांग कहता है कि हाँ मुझे भी लीवो जी थोड़ा सा बेवकूफ ही लगता है। तभी हम देखते हैं लीवो जी वहाँ से इंटर होता
होता है और कहता है कि टांगलियांग ब्रदर, तुम भी मेरी बुराई कर रहे हो इन लोगों के साथ मेरे पीठ पीछे, तुम भी एक लोमड़ी निकले। तभी हम देखते हैं लीवो जी आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक हॉटपॉट होता है, वो उसे रखता है टेबल पर और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे क्रैब्स लाया हूँ पका कर, अब इसे खाओ, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये कहते ही शाओसो आगे बढ़ता है और उन क्रैब्स को हाथ लगाता है और लीवो जी से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसीलिए पैसे दिए थे ना कि जाओ कुछ खाना लाओ, और तुम हमारे लिए हाफ कुक क्रैब्स ले आए हो ताकि हम तुम्हें कुछ ना कहे, और तुमने इतना लेट भी किया, उल्टा ऐसी चीज के लिए हमें इंतजार करवाया, अब क्या हम इसे कच्चा ही खा ले। और मुझे ये बताओ कि ये क्रैब तुमने कहाँ से लिया। तभी शाओसो को लीवो जी कहता है कि सबर करो, सुनाता हूँ तुम लोगों को अपनी स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है। ये कहती है, हम देखते हैं वहाँ पर लीवो जी अपनी चेयर को हवा में उछालता है और उस खाने की ओर बढ़ता है जहाँ हम देखते हैं शाओसो, लिटिल फिजिशियन और टांगलियांग उस खाने के ऊपर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि अब इसकी तरफ देखना भी नहीं, पहले से इतना लेट किया है, अब हम इसे ही बनाकर खाएंगे, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने लेट किया है, ये तुम्हारी सजा है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीवो जी हंसता है और कहता है कि मैं फेमस फिश मार्केट पर जब गया था ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्टल था, इतना बड़ा कि इस घर से भी बड़ा था वो। तभी वहाँ पर टांगलियांग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम टर्टल की बात कर रहे हो या एक ऑक्टोपस की। टर्टल तो इतना छोटा होता है, तुम्हारे मुंह से भी छोटा। जहाँ हम शाओसो को देखते हैं वो भी कहता है कि इतना बड़ा टर्टल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो छोटे से लड़के बेवकूफ। जहाँ लीवो जी कहता है कि हाँ शाओसो, इससे भी बड़ा था। ये सुनकर शाओसो कहता है कि बस करो, अब इतना भी झूठ नहीं बोलना, मैं तुम्हारे झूठ सुन सुनकर अब पक गया हूँ। अगर तुम सच कह रहे थे तो उसे अपने साथ ही ले आते ताकि हम लोग भी देख सकते। तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, या तुम हमारे साथ ड्रामे करते हो, उसी को ही ले आते ना अगर वो इतना ही बड़ा था, जबकि तुम्हारे पास पैसे भी थे और वो सस्ता भी था। जहाँ लीवो जी कहता है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको ले सकता, बस मेरे पास इतने ही पैसे बच गए थे जितने में इस क्रैब को मैंने ले लिया है। और मैं तुम्हें बताऊं ना ये कितने के हैं तो तुम भी बहुत हैरान हो जाओगे। मैंने इनको 10 सिल्वर कॉइन्स में लिया है, ज्यादा महंगे नहीं। और तभी हमें वहीं का एक और रूम दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हटलेस मेसी वहाँ पर बैठे पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके पास बहुत सारा खाना होता है, बहुत फिशेज होती हैं, बहुत अच्छा सी फूड होता है। जहाँ वो कहते हैं कि अब तो बहुत मजा आएगा आज खाने में। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि लीवो जी शाओसो लोग भी वहाँ पर बैठकर पार्टी ही कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमसे भी ज्यादा अच्छा खाना खा रहे होंगे, मुझे एक फील आ रही है। तभी हम देखते हैं वापस से सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शाओसो, लीवो जी और टांगलियांग को दिखाया जाता है जो टेबल पर बैठकर कहते हैं कि जल्दी ही कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा ताकि हम शाओसो और उस रियो का इलाज ढूंढ सकें। और वहीं पर हमें हटलेस की टीम दिखाई जाती है जहाँ पर वो भी रियो और शाओसो के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें इन लोगों का इलाज ढूंढना ही चाहे जितना भी जल्दी हो सके। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक इमॉर्टल भी है, सब लोग उसी के पीछे भागेंगे और उस इलाज की जड़ी बूटियों को कोई नुकसान ना पहुँचा दें। तो जल्दी से हमें वहाँ पर पहुँचना ही होगा और उन जड़ी बूटियों को निकाल लेना होगा वहाँ से। जहाँ पर हम देखते हैं इनकी बातें हटलेस सुन ही रहा होता है और वहीं पर हम उन पैरेलल के बंदों को देखते हैं, वो भी इसी जड़ी बूटियों के और इमॉर्टल के पीछे होते हैं ताकि वो लोग भी कोई इमॉर्टल या स्वॉर्ड किंग तो बन सके। कहते ही वो अपनी आर्मी को तैयार करता है और वहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि उन जड़ी बूटियों को और उस इमॉर्टल को सबसे पहले कौन खोजेगा? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना ताकि हम मोटिवेट होते रहें। जल्दी मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।